प्राथमिक शिक्षा दोस्तों क्लास 5वीं तक की, पहले से 5वीं तक की शिक्षा को प्राथमिक भी कहते हैं। आजकल कहीं कहीं आप देखोगे कि 8वीं तक भी हो गया, लेकिन मुख्यतः जो देखा जाए, सामान्यता देखा जाए, वो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के एडुकेशन को प्राइमरी एडुकेशन कहते हैं। कहीं कहीं क्लास 8 भी आजकल लिखने लगा, लेकिन जो टिपिकली है वो क्लास 1 से 5 तक है। तो यहाँ देना है दोस्तों अनु जो आपको देना है प्राथमिक शिक्षा, जिसको आप कहते हो प्राइमरी एडुकेशन। प्राइमरी एडुकेशन देना है। यहां तक बात क्लियर है? प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल सही, प्राथमिक शिक्षा देनी है। और ये इसी को कहते हैं दोस्तों, इसी अनुच्छेद को कहते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। और ये देना है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इसी को शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल वेद देनी है। इसके बाद दोस्तों है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भाई गिरफ्तारी की। ये गिरफ्तारी क्या होता है? गिरफ्तारी दोस्तों ये एक स्टेट एक्शन होता है। स्टेट एक्शन होता है जिसको करती है या तो पुलिस या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या अन्य एजेंसियां कर सकती है, या फिर अन्य एजेंसियां, स्वीकृत एजेंसी, या तो पुलिस करती है या अन्य स्वीकृत एजेंसी। अन्य स्वीकृत एजेंसी से मेरा मतलब है दोस्तों कि जैसे हो गया सीबीआई, सीबीआई भी अरेस्ट कर लेती है। ईडी जिसको आप कहते हो प्रवर्तन निदेशालय, जिसको कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो भी अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा एनआईए है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, वो भी अरेस्ट कर सकती है। एनआईए है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी अरेस्ट कर सकती है। अब देखिए अरेस्ट में दोस्तों एक कंडीशन होता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना जरूरी है। कि जब भी दोस्तों पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट यानी जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके सामने ले जाने से अच्छा वर्ड है प्रस्तुत करना जरूरी है। ले जाने से मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना जरूरी है। मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना जरूरी है। मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना जरूरी होता है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों कि ताकि उसके गिरफ्तारी के कारणों पर विचार किया जा सके कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। अगर गिरफ्तारी दोस्तों सही है, कारण सही है, तो फिर पुलिस उसकी रिमांड लेगी, जांच को आगे बढ़ाएगी। और अगर दोस्तों गिरफ्तारी गलत है तो उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाएगा। कि गिरफ्तारी सही है तो उस पर फिर जांच एजेंसियां जांच को आगे बढ़ाएंगी, और गिरफ्तारी गलत है तो उसको तुरंत मुक्त करना पड़ेगा। इसीलिए 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को हिरासत, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे में 24 घंटे में यात्रा का समय, यात्रा का समय और सार्वजनिक अवकाश, अवकाश
की गणना नहीं की जाती। तो यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो 24 घंटा होता है उसमें सार्वजनिक उसमें यात्रा का समय, जैसे पुलिस स्टेशन से ले गए आप उसको, कोतवाली से ले गए आप उसको मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक, तो वो जाने का टाइम कैलकुलेट नहीं होता। और साथ ही साथ बीच में अगर कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ गया, संडे पड़ गया या कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ गया, तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो सार्वजनिक अवकाश और लाने और ले जाने का समय कैलकुलेट नहीं होता है जब भी होता है आपका गिरफ्तारी। और हिरासत में दोस्तों जो होता है, दो तरीके का हिरासत होता है। एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है दोस्त प्रिवेंटिव। इंग्लिश में समझ लो, बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, प्यूनिटिव डिटेंशन तब होता है जब न्यायालय द्वारा व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है, व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है। देखो, प्यूनिटिव डिटेंशन फ्रेंड्स तब होता है कि जब किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया, उस पर कानून, उसको सजा मिल गई, न्यायालय ने उसको अपराधी घोषित कर दिया और फिर पुलिस उसको पकड़ के जेल ले जाती है। जब फिर पुलिस उसको पकड़ेगी और पकड़ के जेल ले जाएगी, तब उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। यानी न्यायालय में उस पर केस हार गया, न्यायालय ने उसको अपराधी घोषित कर दिया, अब उसको पुलिस अरेस्ट करेगी, जेल ले जाएगी, तो उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। एक होता है दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन, और ये तब किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकना हो, तब रोकने के लिए, जब किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे दोस्तों मेरी बात समझिए कि मान लीजिए कोई पर्सन है और पुलिस को लगता है कि उस एरिया में कोई एक्टिविटी होने वाली है, जिससे पुलिस को लगता है कि ये पर्सन उस एक्टिविटी में कोई ना कोई उपद्रव कर सकता है और उस पर्सन से शांति व्यवस्था भंग होने का डर है। उस कंडीशन में पुलिस करती क्या है कि उस व्यक्ति को पकड़ लेती, उस व्यक्ति को या तो पुलिस थाने बुला के बिठा लेती है जब तक वो फंक्शन चल रहा होता है, या फिर उसके घर में ही पुलिस वगैरह भेज दिया जाता है घर के बाहर, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि वो घर से बाहर या किसी भी तरीके का टेलीफोन कॉल वगैरह ना करके शांति व्यवस्था को भंग ना करे। तो जब इस तरीके से किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। जब दोस्तों कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो जितने भी लीडर्स थे उनको प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया गया था, क्योंकि उनको पुलिस को लगता था कि अगर हम इनको फ्री रखेंगे तो कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा है। इसलिए जो भी मेजॉरिटी लीडर्स थे उन सबको किया गया था, प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था जब आर्टिकल 370 हटाया गया था कश्मीर में। तब क्योंकि उम्मीद की जा रही थी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि इनसे कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा है। अच्छा, देखिए प्यूनिटिव डिटेंशन को कहते हैं, इसको हिंदी में लिख लो अगर आप लिखना चाहते हैं तो, दंडात्मक हिरासत। और प्रिवेंटिव डिटेन को कहते हैं निवारात्मक निरोध।
निवारात्मक निरोध। तो प्यूनिटिव डिटेंशन को कहते हैं दंडात्मक हिरासत और प्रिवेंटिव डिटेंशन को कहते हैं निवारात्मक निरोध। यहां तक बात समझ आ गया? ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 23 पर। अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। तो मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। सबसे पहले भाई ये समझो कि मानव तस्करी क्या होता है। कि इंसान को सामान के जैसा, सामान के जैसा यानी वस्तु के जैसा, वस्तु के जैसा एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान अवैध रूप से, अवैध रूप से ले जाना, ले जाना और ले आना। इंसान को सामान के जैसा अवैध रूप से ले जाना और ले आना कहलाता है मानव तस्करी। ठीक है। मानव तस्करी जैसे आप देखते भी होंगे दोस्तों कि पहले बच्चे गायब हो जाते थे मोहल्लों से। तो आप देखेंगे कि पहले क्या हुआ करता था, ये बड़ा बीच में एक गैंग ही एक्टिव हो गया था जो बच्चों को चुरा लेता था, जो बच्चों को चुरा लेता था। तो ऐसे कई सारे गैंग एक्टिव हो गए थे जो बच्चों को चुरा लेते थे। अब बच्चों को चुरा लिए और इसको करते क्या थे कि इनका अवैध मानव तस्करी करके इनको भेज देते थे सऊदी अरब या इनको भेज देते थे दुबई। वहां पर दोस्तों ऊंटों की रेस होती है, जैसे घोड़ों की रेस होती है तो वहां ऊंटों की रेस होती है। और वहां पर करते क्या थे कि बच्चों को पैर के बल ऊंटों पे बांध देते थे और ये बच्चा जितना चीखेगा चिल्लाएगा तो ऊंट उतना ही डरता था और भागता था। तो इसमें कई सारे बच्चे ऊंटों के आपस में रगड़ खाने से भी गिर जाते थे और ऊंटों के पैर से दब के मर भी जाते थे। तो यहाँ से बच्चे चुराए जाने लगे। तो इसको कहलाता है, ये कहलाता है मानव तस्करी का। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पर भी देखते होंगे कि कुछ औरतें हैं वो भीख मांगती हैं, बच्चों को दिखा के कहती हैं कि दूध के लिए पैसे नहीं है, पैसे दे दो। तो वो सब क्या है, वो मानव तस्करी है कि ये बच्चे किसी अस्पताल वगैरह से चुरा के ले आती हैं और उनको कुछ नशीला पदार्थ खिला देती हैं जिससे बच्चा नींद में ही रहता है और फिर उसको दिखा करके पैसा वगैरह मांगती है। तो ये आपका हो गया मानव तस्करी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गया होगा कि मानव तस्करी क्या है। इसके बाद है दोस्तों बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है कि काम के बदले वेतन नहीं देना। तो काम के बदले, काम के बदले नकद वेतन नहीं देना। काम के बदले नकद वेतन नहीं देना। देखिए बहुत सारे समय में गांव में क्या होता था कि मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई जमींदार टाइप आदमी है, उसने करा क्या, किसानों से या मजदूरों से काम कराया। तो काम के बदले उनको पैसा नहीं देता था, काम के बदले वेतन, काम के बदले नकद पैसा, वेतन नहीं लिख लीजिए पैसा लिख लीजिए, नकद, काम के बदले नकद नहीं देना। तो ये करते क्या थे, ये करते क्या थे, जो बड़े जमींदार वगैरह हुआ करते थे कि जब मजदूरों से काम कराते थे तो काम के बदले उनको पैसा नहीं देते थे, काम के बदले उनको खाने के लिए चावल गेहूं दे दिया, सब्जी दे दिया या पहनने के लिए कपड़ा वगैरह दे दिया। तो वो कई बार मजदूर लेकर के चले जाते थे, भैया कौन जमींदार से लड़ेगा और करेगा, बोलेगा उसे। तो अब हुआ क्या कि नहीं, हर काम का एक मौद्रिक मूल्य होता है, तो आप उसको मौद्रिक मूल्य देंगे, न कि उसको सामान के उसको काम के बदले कोई सामान पकड़ा देंगे, ये नहीं करना है। तो हर काम का एक मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को चुकाना चाहिए। तो काम के मौद्रिक मूल्य को देना चाहिए। तो इसी को आप कह सकते हो कि काम के बदले मौद्रिक, उस काम का मौद्रिक मूल्य दिया जाना चाहिए। तो काम का या कार्य का मौद्रिक मूल्य दिया जाना चाहिए, इसी को कहा जाता है बलात् श्रम।
कि जब काम के बदले आप नगद नहीं देते, उसके बदले कुछ दूसरी चीज पकड़ा दी, अनाज पकड़ा दिए, सब्जी पकड़ा दिए, गेहूं चावल दे दिए, या फिर कोई कपड़ा वगैरह दे दिए, तो उसको कहते हैं बलात्श्रम। क्योंकि आपको काम के बदले उसको नकद वेतन देना जरूरी है, इसी को कहते हैं बलात्श्रम, यानी जबरदस्ती काम कराना। यहाँ पर बंधुआ मजदूरी नहीं है, बंधुआ मजदूरी में दिया ही नहीं जाता पैसा। यहाँ पर देखिए कुछ लोग को लग रहा हो कि बलात्श्रम जो है वो बंधुआ मजदूरी है, जिसको बॉन्डेड लेबर्स कहते हैं। बॉन्डेड लेबर अलग होता है, बंधुआ मजदूर होता है जिसको काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर है कि काम के बदले उसको पैसा ना दे करके कुछ दूसरी चीज दे दिया, वो बलात्श्रम है। और बॉन्डेड लेबर्स होता है कि भाई अब खानदान किसी ने, पिता किसी के पर्सन फादर ने कोई जमींदार से लोन ले लिया, अब वो लोन का ब्याज सूद बढ़ता जा रहा, वो काम कर करके चुका रहा है, तो उसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर्स। तो ये है फोर्स लेबर, ये बॉन्डेड लेबर नहीं है, इंग्लिश में इसको फोर्स लेबर कहते हैं। बॉन्डेड लेबर्स अलग होता है, फोर्स लेबर अलग होता है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर है, बॉन्डेड लेबर नहीं है। बंधुआ मजदूर को बॉन्डेड लेबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काम के बदले उनको पैसा नहीं दिया जाता, काम के बदले कुछ सामान वगैरह पकड़ा देते हैं। तो काम, हर काम का एक मौद्रिक मूल्य होता है। जैसे आप जब जॉब में जाओगे तो आपके सर्विस के बदले सरकार आपको पैसा देगी, ये नहीं कि सर्विस के बदले आपको चावल दे दी, गेहूं दे दी या कपड़ा दे दी, ये सब नहीं करेगी। तो उसी को कहते हैं बलात्श्रम, जब काम के बदले पैसा ना देके कुछ दूसरा सामान पकड़ा दिया जाए, ठीक है। हाँ, इसको बेकार प्रथा, बेगार प्रथा कहते हैं, इसी को बेगार भी कहते हैं दोस्त, इसी को बेगार भी कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में इसको बलात्श्रम कहते हैं, ऐसे इसको बेगार भी कहते हैं कि काम के बदले वेतन पैसा नहीं देते हैं, काम के बदले कुछ दूसरा सामान वगैरह पकड़ा दिए, इसी को बेगार कहते हैं। और बंधुआ मजदूरी अलग होता है, बंधुआ मजदूरी के लिए इंग्लिश में टर्म है बॉन्डेड लेबर्स, और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है फोर्स लेबर, यानी बेगार या बलात्श्रम जिसको कहते हैं वो। और नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी खतरनाक उद्योग में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है। यानी किसी भी खतरनाक उद्योग में 14 साल तक के बच्चे को रोजगार पर प्रतिबंध है। यहां पर दोस्तों एक बात, जब ये आर्टिकल संविधान में आया और बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों ने पढ़ा, तो कहा कि भाई देखिए भारत का जो संविधान है ये बाल श्रम को प्रमोट कर रहा है, बाल श्रम को बढ़ा रहा है। तो हुआ कैसे बढ़ा रहा है? क्योंकि बाल श्रम में है कि 18 साल से कम उम्र तक के बच्चों से कोई काम नहीं कराना, लेकिन यहाँ तो 14 साल तक का ही बच्चा है, प्लस उसको खतरनाक उद्योग में नौकरी नहीं देना है, लेकिन जैसे कोई कॉमन उद्योग है या कोई कॉमन काम है उसमें तो रख सकते हैं। जैसे आप होटल वगैरह में देखते हैं, ढाबों पर देखते हैं, चाय के स्टॉल्स पर देखते हैं, बच्चे रख लिए जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो काम करते हैं, प्लेट वगैरह साफ करते हैं, टेबल साफ करते हैं, उसमें रख सकते हैं। या फिर कोई ऐसा इंडस्ट्री जो कि नॉन डेंजरस है, वहां रख सकते हैं। तो बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों ने कहा कि भाई ये जो संविधान है हमारा भारत का संविधान, ये बाल श्रम को निषेध नहीं करता। तो इसके लिए दोस्तों संसद ने कानून पारित किया, संसद ने कानून पारित किया और वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, ये कानून का नाम है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। और इसके जरिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा कार्य करने को, काम करने से मना कर दिया। तो उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट संसद ने पास किया और सीधा सीधा कह दिया कि भाई 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। तो 18 साल से नीचे उम्र के बच्चों को काम नहीं करा सकते,
इसी वजह से आप देखते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट सर्विस वगैरह होता है उसमें एज होती है मिनिमम 18 ईयर्स बहुत सारे जगहों पर। इसलिए होता है कि भाई 18 ईयर्स से नीचे का बच्चा है तो काम ही नहीं कर सकता, तो वो तो चाइल्ड लेबर का ही वॉयलेशन हो जाएगा इसी वजह से। 18 वर्ष की उम्र तक से कम नहीं, 18 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक कर लीजिए, 18 वर्ष की उम्र तक, उम्र तक के बच्चों के द्वारा काम करने से मना करवा दिया गया। करवाने से, काम करवाने से मना कर दिया गया। काम करवाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यहां तक भाई बात सबको समझ आ गई? ये दोनों अनुच्छेद दोस्तों सबको क्लियर है? 23 और 24 क्लियर है? अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 का कोई अपवाद नहीं है। ये नहीं है कि इस कंडीशन में करेंगे, इस कंडीशन में नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 ये अपवाद रहित है। अनुच्छेद 23 और 24 अपवाद रहित है, इनका कोई अपवाद नहीं है। इसके बाद दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 25 पर। अनुच्छेद 25 कहता है कि अपने धर्म का पालन करने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो अपने धर्म का पालन करना, आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी जो भी आपका धर्म है, जिस धर्म को भी आप मानते हैं, उस धर्म का आप पालन कर सकते हैं, उस धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं और उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये तीनों चीज की स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा कि जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराना इसमें स्वीकार्य नहीं है। तो इसका अपवाद जो है वो है कि जबरदस्ती, इसका अपवाद है कि गलत तरीके से, अपवाद है कि गलत तरीके अपवाद है इसका कि गलत तरीके और जबरदस्ती पूर्वक धर्मांतरण कराना स्वीकार्य नहीं है। कि आप जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। जबरदस्ती किसी को गलत तरीके से या झूठ बोल करके या उसको गुमराह करके आप उसका किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं करा सकते। कि किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण कराने की जो तरीका है वो जबरदस्ती नहीं है, कि जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते या किसी को भ्रमित करके गुमराह करके धर्मांतरण कराना स्वीकार्य नहीं है, ये अलाउ नहीं है। इसके बाद है दोस्तों कि धार्मिक मामलों को के प्रबंधन में स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, कि कानून व्यवस्था में अवरोध नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में अवरोध नहीं होना चाहिए। कि दोस्तों कानून व्यवस्था में अवरोध नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा कानून व्यवस्था ही तोड़ के चले गए और हथियार वगैरह का सामूहिक प्रदर्शन कर दिए, सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिए, जिससे हथियार से किसी को चोट लग गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई बुरे तरीके से घायल हो गया, तो इस चीज की स्वतंत्रता नहीं है। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के कर के भुगतान से मुक्ति। यानी एक कोई भी ऐसा कर जो किसी धर्म को बढ़ावा देता है वो देना नहीं है भारत में। यानी जो भारत है, भारत में धार्मिक कर
लगाने की अनुमति नहीं है। भारत में धार्मिक कर लगाने की अनुमति नहीं है कि भारत में आप कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएंगे जिसके पैसों से किसी धर्म को प्रमोट किया जाए, जिसके पैसों से किसी धर्म विशेष को प्रमोट किया जाए। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते जो कि दोस्तों भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका जो पीछे जो कारण है कि प्रस्तावना में आपने पढ़ा है कि भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। इसी वजह से दोस्तों भारत में धार्मिक कर लगाने की अनुमति नहीं है कि भारत में किसी भी प्रकार का कर लगेगा वो धार्मिक नहीं लग सकता। धार्मिक कर नहीं लग सकता भारत में, रिलीजियस टैक्स नहीं लग सकता कि किसी उस टैक्स के पैसे से किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया जाए, ऐसा बिल्कुल भारत में नहीं हो सकता। कि धार्मिक कर लगाना प्रतिबंधित है। यहां तक भाई सबको क्लियर है?